वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज मैं करवाऊंगी आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर, और करवाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका क्या पता रिपीट हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेट मुझे ऐसे मिले हैं जिसमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। ठीक है, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। हल्दीघाटी का युद्ध पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अकबर के नेतृत्व कौन थे? राजा मानसिंह थे, मतलब कि अकबर की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह और आसफ खान, और महाराणा प्रताप की तरफ से कर रहे थे, और कौन कर रहा था? हकीम खान। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। देखिए, शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में पूना के पास शिवनेरी में दुर्ग में हुआ था। ठीक है, शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के राज्य की राजधानी थी, क्या थी राज्य की राजधानी? रायगढ़, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1857 के भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इन लोग के नाम पे लॉर्ड लगा रहता था, तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को मतलब वापस भी ले लिया था और बोला था कि असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी भूल है? तो कौन सा हुआ था कांड? चौरी चौरा का कांड, जो कि चौरा चौरा जगह है आपके उत्तर प्रदेश में। और चौरी चौरा में इस तरह से हुआ था कि वहाँ पे पुलिस कर्मियों को पूरा ही बम फेंक दिया था। तो पूरा ही इतने जवान मारे गए थे, 22 जवान मारे गए थे थाने के। तो वही गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है ना चौरी चौरा, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये आप लोग पढ़ भी रहे होंगे तो जान भी गए होंगे, तो ये समझ जाइए कि ये वाला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, इसमें चलिए इसके बारे में व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश संसद द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई थी। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि घोषणा किसने किया था बंगाल विभाजन की, और विभाजन जब रद्द हुआ 1911 में, तो किसने रद्द होने का वो बताया? ठीक है, मतलब कि अंग्रेजों में ही। आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष कौन थी आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारतीय महिला पूछ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो एनी बेसेंट थी, लेकिन अगर भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट इसमें और एक बार देख लीजिए। देखिए, 1925 में कानपुर में हुए अधिवेशन के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1925 में कानपुर में और 40वां अधिवेशन था, सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष भारत की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है मैडम कामा। देखिए, मैडम कामा फिर से रिपीट हो गई। पहले मैंने पुराने वाले सेट्स में मैंने करा रखा है ना, आप जाएंगे प्लेलिस्ट, वहाँ पे मैंने बिहार शिक्षक भर्ती करके प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बिहार से जनरल अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, सॉरी ऐसे बोलते बोलते क्या हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा जुबान फिसल जाती है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आपके काम की, तो आप जा करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो फहराया था स्टुटगार्ट में। मैडम भीका जी कामा ने 1907 में उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय युवाओं को संगठित किया तथा फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालकर अपनी क्रांतिकारी भावनाओं की मुखर अभिव्यक्ति आरंभ की। और ये बताइए कि जो झंडा लहराया था ये और कौन दूसरा मिलकर बनाया था, कौन मतलब उसका डिजाइन किया था? ठीक है, तो जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग से क्लास देखी होगी उनको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह? तो ये तो भाई चंपारण ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? गया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास जी। और इसके बाद क्या हुआ था कि 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है 1920 और 22 के
असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, ये तो आप वैसे भी जान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो कौन से क्षेत्र में थे? छपरा में, छपरा में। ठीक है, छपरा में। और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था और जेल भी चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए बिहार से रिलेटेड, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या जो भी है रिपीट भी हो रहा है जिन्होंने शुरू से क्लास लिया है। 1857 में मतलब कौन सा कथन सही है? तो यही वाला कथन सही है, तो इसी को पढ़ लीजिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथ ही जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। बाप रे, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, अंग्रेजों की मदद भी किए थे मतलब ऐसे ऐसे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। लो फिर आ गए स्वामी सहजानंद सरस्वती, मतलब अगेन अगेन रिपीट। भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ठीक है, उनकी अपनी मृत्यु के ठीक पहले। इसमें चलिए कुछ बातें देख लेते हैं, बार बार देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा रट जाए आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं एन.जी. रंगा ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। उनकी मृत्यु से अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले वर्ष 1949 में स्वामी सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि और जल मार्ग सहित ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था, कि नेशनलाइजेशन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया। ठीक है, कौन थे? पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस, अब मुझे लगता है याद हो गया होगा। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो 1773 के साल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था और उसी साल से शुरू हो गया था रेगुलेटिंग एक्ट पारित होना। नेक्स्ट है इसमें, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, क्या विषय था? मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, रुकिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ ये व्याख्या में। ठीक है, भारत में सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने 21 नवंबर 1927 को यह चुनौती दी, सोचिए चुनौती दे रहे हैं, कि भारतीय ऐसा संविधान बनाए जो सभी दलों को सामान्य हो। मतलब ये लोग पहले तो खुद ही फूट डाले, अलग अलग संप्रदाय में बोले, उसके बाद जो है संप्रदाय बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आप लोग खुद ही ऐसा कानून बनाओ जो आपके सब दलों में मान्य है। मतलब इतने चालाक थे ये अंग्रेज। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 19 मई 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का स्थापना हुई और जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। ठीक है, कि इसी सिद्धांत पे भारत का संविधान बनेगा। और 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हाँ भाई इस तरह का हमारे यहाँ संविधान बनेगा। ठीक है, तो चुनौती दिया गया था, तो चुनौती एक्सेप्ट भी करना था इन लोगों को कि भाई हम बना सकते हैं। मतलब इतना एक तो पहले फूट डालो अलग अलग संप्रदाय में, मुस्लिम में, फिर सिख में, अलग अलग दलितों में, उसके बाद फिर बोल दो कि तुम अपना कानून बना लो, देखें कैसे बनता है। मतलब इतने लोग चालाक। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें चलिए ठीक है, रिक्त स्थान पहले ही भर दे रहे हैं। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ?
कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा। ठीक है, और इसमें चलिए कुछ बातें आप देख लीजिए कि इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर जी, तेज बहादुर सप्रू जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो किस बात पे मतलब बहस होने लगा, किस बात पे विभाजित होने लगे? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, उनके उद्देश्यों पर बहुत बहस चर्चा होने लगी। नरम दल, गरम दल, ये सब दुनिया भर का बाद में हुआ। ठीक है, लोगों की भागीदारी पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाँ इसमें ये देखिए थोड़ा, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया। गरम दल के नेता लाल बाल पाल, ठीक है, और नरम दल में कौन थे कि गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। कितना अच्छा है ना। तो ये बिस्मिल किसने लिखा था? बिस्मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता, भाई अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आप हमारे ऊपर स्वतंत्र मतलब आदेश मत चलाइए। ठीक है, तो मौलाना हजरत मोहानी ने। कौन? मौलाना हजरत मोहानी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कौन सी अरब में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में कौन गिरता है? ए और बी। और ये देखिए जो अरेबियन सी में जो गिरती हैं वो लूनी है, नर्मदा है, ताप्ती है। यही तीन नदियाँ अरेबियन सी में गिरती हैं, बाकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर एवं तेलंगाना के नलगोंडा जिले की सीमा पर कृष्णा नदी पर अवस्थित है। किसमें? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई, असम में। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झरिया में क्या पाया जाता है? मुख्यतः कोयला। झारखंड के झरिया में कोयला पाया जाता है, उत्तम कोटि का कोयला, बिटुमिनस कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो जो विकेंद्रीकरण मतलब कि जो पावर्स का डिस्पर्जन होता है ना, कि आप, मैंने पिछले वीडियोस में समझा भी रखा है, तो यहाँ पे आप इतना देख लीजिए, बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है पुष्पकली से। ठीक है, पुष्प से, शुष्क पुष्पकली। तो आप पुष्प याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु है आपकी पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। और एक चीज़ पूछा जाता है कि पोटेशियम मतलब किस बैगनी ज्वाला के साथ क्या होता है, इसका विस्फोट होता है, कब होता है? जल में, जब अगर हम पोटेशियम को जल में रखेंगे तो। ठीक, ये क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है ब्यूटेन। और हमको बताइए जो घरों में सिलेंडर यूज होता है उसमें कौन सी गैस यूज होती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कली है, पादप कली है तो एक भ्रूणीय टहनी, पादप कली का मतलब पादप कली एक भ्रूणीय टहनी होती है या आगे चलकर तने से अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को जिसने अंतः पात्र में बताया, मतलब डीएनए को जिसने अंतः पात्र में बनाया वो मतलब कौन थे? तो आर्थर कॉर्नबर्ग। अब इसके बारे में थोड़ा व्याख्या से आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। डीएनए को आर्थर कॉर्नबर्ग ने अंतः पात्र में बनाया था। आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1959 में औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया और चिकित्सा के क्षेत्र में डीएनए के परख नली जांच संश्लेषण के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो ये तो पुरस्कार वगैरह नहीं आएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा इसमें कि डीएनए को जिसने अंतःपात्र में बनाया था, तो कौन बनाया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग मतलब कैंसर रोग उत्पन्न करता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो कौन सा ऐसा है जो आयनिक विकिरण होती है, रेडिएशन होती है वो, ठीक है। आयनीय जो रेडिएशंस होती है वो कैंसर रोग उससे हो भी सकता है और उससे उसी का उपचार भी किया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो कितना होता है? 5-6 लीटर होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। और ये एक चीज़ और देख लीजिए, रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, ये आता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड तथा कॉलरा किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण हैं? जलजन्य रोगों को, मतलब कि ये जल से होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि मैंने SCERT बिहार का क्लास 4 का EVS और 5 दोनों 4 और 5 दोनों का EVS का समरी करवा रखा है और उसी में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं EVS की समरी की है एक बार जा कर के गो थ्रू हो जाइए, अपनी आँखों के सामने से जो भी टॉपिक है सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन भी आ रहा है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक। तो बस ये इसमें इतना ही पूछेगा और ज़्यादा नहीं पूछेगा। इसका आपको PDF मिल जाएगा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें नहीं पढ़ रही हैं। तो जो चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लग रही हैं बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही आज पढ़ूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी तो बहुत कम बचा है, आपको रिवाइज़ भी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं की खोज किसने की है? तो जीवाणुओं की खोज की ल्यूवेनहॉक ने, मतलब बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो क्या कारण है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, चलिए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि ये है क्या, ठीक। इसकी व्याख्या है कि जीवों में अत्यधिक विविधता उत्परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन में एक जीव के DNA अनुक्रम में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण विविधता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट संवर्धन क्या है? ठीक है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। यहाँ पे कीटों की जो वृद्धि करता है, संवर्धन का मतलब ही हो गया बढ़ाना। तो जाहिर सी बात है कीट की बात हो रही है, संवर्धन की बात हो रही है तो कीट वृद्धि हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से करके आप एक जैसे कॉमन अपना दिमाग लगा करके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कीट संवर्धन कीटों मतलब वॉर्म्स की संख्या में वृद्धि करने वाला विज्ञान है जिसे क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है तो कौन है? माइकोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, मतलब कि जो आपका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है हुआ था, कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अमेरिका में। प्रथम मानव हृदय ट्रांसप्लांट मतलब जो प्रत्यारोपण था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था, ठीक है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क क्या होता है? किडनी होता है। तो किडनी से औसतन प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त का प्रवाह होता है। किडनी एक ऐसा अंग है, मतलब वृक्क एक ऐसा अंग है जो पानी के संतुलन को बनाए रखता है और अपशिष्टों को बाहर निकालता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो ये देखिए अगेन क्वेश्चन आ गया EVS का
क्लास 4 या 5 में है। 4 या 5 हमको लग रहा है कि दोनों में है, ठीक है। 4 में भी बताया गया है, 5 में भी बताया गया है इसके बारे में। तो जा करके आप SCERT अच्छे से एक बार कवर कर लीजिए। भले ही वीडियो फास्ट करके देख लीजिए, लेकिन उसको अच्छे से देख लीजिए। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? छठ पूजा, ठीक है। छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्यौहार है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन यह पूजा होती है। इसमें कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती हैं, ठेकुआ वगैरह ये सब बनते हैं, तो इसके बारे में मैंने अच्छे से डीपली बताया है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने BPSC का ले रखा है, और यहाँ पे कितना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, नॉर्मल GK नहीं है ये, ठीक है। बिहार के रोहतास जिले में स्थित डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जूट उद्योग के लिए पूर्णिया प्रसिद्ध है, और कटिहार और दरभंगा। रेशमी के लिए क्या है, मतलब रेशम जो के वस्त्र के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? रेशम के वस्त्र के लिए। और जूट उद्योग के लिए पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा। और मतलब भागलपुर को क्या कहते हैं? सिल्क सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, बिहार की सिल्क सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व में है? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि बिहार का जो स्पेशल GK वगैरह की क्लासेस मैंने ली हैं, उसमें ये सारे टॉपिक कवर हैं। और आपका जो मैंने SCERT करवाया है, उसमें भी ये सारे टॉपिक हैं EVS के। तो SCERT करना तो आपके लिए मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक बार गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। और जो जनरल वगैरह मैंने करा रखे हैं, और वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व भाग में है? तो सबसे पूर्व भाग में है बिहार का कटिहार, ठीक है। बिहार के सबसे पूर्व भाग में कटिहार जिला स्थित है, और पटना बिहार की राजधानी है, एवं बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, पटना। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। तो गया में काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह भी होते हैं हिंदुओं के, और इसमें यहाँ पे फल्गु नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील। अनुपम झील बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार के कैमूर भभुआ जिले में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में, सांभर झील राजस्थान में, और कामा झील रूस में है। देखिए, कामा झील भी दे दिए हैं यहाँ पे ऑप्शन में। इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे या था? ठीक है, तो कौन था? तो स्वामी सहजानंद। बाप रे, स्वामी सहजानंद कितने इंपॉर्टेंट, मतलब हर क्वेश्चन, मतलब मुझे ना हर सेट में ये मिल रहा है स्वामी सहजानंद। तो सोच लीजिए आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इनको इग्नोर मत करिएगा। इसलिए मेरी सीरीज़ को आप देखते जाइए, और जो भी आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं जिनको आप जानते हैं हाँ बिहार का पेपर दे रहे हैं, तो आप उनको सेंड कर दीजिए, उनका भी अच्छा चला जाए। स्वामी सहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले में हुआ। इनकी राजनैतिक गतिविधियां बिहार में केंद्रित थीं, और ये किसान नेता, समाज सुधारक एवं लेखक थे। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था, तथा अखिल भारतीय किसान सभा, बाप रे, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में आया है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया था 1936 में, ठीक है। तो पुरानी भी आप पढ़ लीजिएगा, पुराने पार्ट्स भी मैंने, ये आपका 4th पार्ट है प्रीवियस ईयर्स का, और पुराने पार्ट में भी दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, और जिसकी स्थापना 1961 में लंदन में की गई थी। यह मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, और इसका मुख्यालय लंदन में है, ठीक है।
खेल कूद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? देखिए ईवीएस पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब ईवीएस में क्लास 4th में भी, क्लास 5 में भी ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो आप ईवीएस तो ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म स्थान हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। तो इनके बारे में चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा है इसको आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये सिखों के 10वें गुरु थे और उन्होंने 1699 में वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी और सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिणत किया था। गुरु तेग बहादुर, अब गुरु तेग बहादुर की बात हो रही, गुरु गोविंद की बात नहीं हो रही। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे जिनकी औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। हरगोविंद सिखों के 6ठे गुरु थे। तो हरगोविंद ने क्या करा था? देखिए ये सारे इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इस पे रुकी हुई। अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना किसने करवाई थी? गुरु गोविंद हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, ऐसे कभी कभी हो जाता है ना, फिसल जाता है, हरगोविंद सिंह ने। तो गुरु तेग बहादुर ने क्या किया था? इनको औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जयप्रकाश नारायण। देखिए फिर से जयप्रकाश नारायण जी आ गए। तो इनको मतलब किस नाम से बोलते हैं? लोकनायक। लोकनायक के उपनाम से विख्यात जयप्रकाश नारायण ने 1930 में बिहार समाजवादी पार्टी, ये भी पूछा जाता है, किस पार्टी की स्थापना की थी? और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये जनता पार्टी के संस्थापक भी थे तथा समाजवाद ही क्यों पुस्तक नामक की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो किस देश की है तटीय रेखा समुद्र से? तो है आपकी कनाडा की। तो कनाडा कहाँ है ये बताइएगा। ठीक है, कौन से महाद्वीप में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है ओंकोजीन संबंधित है, किससे संबंधित है? कर्क रोग से। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कर्क रोग, यहाँ पे कैंसर होता है, कैंसर रोग से। ओकोंजी एक असामान्य जीव है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया था। यह मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक होता है। किस में होता है? मुर्गियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम। क्या प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। और ये देखिए नागासाकी पर बम में प्लूटोनियम था और हिरोशिमा पर गिराए गए नाभिकीय बम में क्या था? यूरेनियम था। ठीक है, नागासाकी प्लूटोनियम और हिरोशिमा पे यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बोला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये बहुत पहले की बात है यूरोप में, जब यूरोप में डार्क डेज चलते थे। उसको मतलब कि डार्क एरा कहते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोप लोगों की चलती थी, चर्च लोगों की चलती थी। तो वहाँ पे जो चर्च के पोप लोगों ने कह दिया कि ये सूर्य के चारों ओर नहीं चक्कर, मतलब पृथ्वी के चारों ओर सब चक्कर लगा रहे, मतलब
इस तरह से अगर उन्होंने कह दिया तो जो है वही बात सत्य होती थी। लेकिन उसके अपोजिट ये खड़े हुए कॉपरनिकस ने, तो इन्होंने बोला, इसके लिए इनको सज़ा भी मिली हुई थी। तो ये सोशियोलॉजी का पार्ट है। और चलिए ठीक है, यहाँ पे सोशियोलॉजी नहीं अप्लाई करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह ने की थी। तो 18वीं से 19वीं सदी में पागलपंथी नामक धार्मिक संप्रदाय भारत के कौन से भाग में? उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था, जो सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थक थे। इस संप्रदाय की स्थापना दादू मियाँ, अगर दादू मियाँ भी ऑप्शन में आता तो आपको टिक करना था, करमशाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ? तो कहाँ पे हुआ? पश्चिमी घाट में। देखिए रामोसी विद्रोह के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो रामोसी विद्रोह सही रूप से पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में हुआ। रामोसी विद्रोह अकाल और भूख की, ये क्या है, मूख नहीं होगा यहाँ पे, भूख होगा, की समस्या के चलते प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने सरदार चिंतर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया था। देखिए अगर आप कोई चीज़ विद्रोह पढ़ रहे हैं, कोई आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले दिमाग में ये ध्यान रखिए कि वो चीज़ किसके नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, वो कब हो रहा है, किस पर्पस के लिए और किसके नेतृत्व में हो रहा है, बस इतनी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से, तो जा कर के वहाँ पे देख लीजिए और आपको जो रिलेवेंट लगे आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे तो सारी ही चीज़ें मैंने जो भी पढ़ाया है A to Z टॉपिक वाइज, टॉपिक पे ही पढ़ा है, टॉपिक पे स्टिक होके। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।